कंडला पोर्ट पे तो ये इम्पैक्ट आया है मेनली। मुंद्रा की जहाँ तक बात मैं आपको करूँ तो मुंद्रा में भी इसी तरह से जो मिडिल ईस्ट का कार्गो है वो सब एक्सपोर्ट कार्गो सारा होल्ड हो गया है। जो कार्गो यहाँ से या आईसीडी से भी जो आकर जो मुंद्रा से एक्सपोर्ट होना था वो सब कार्गो भी यहाँ पर होल्ड हो गया है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई डेवलपमेंट में कमी आएगी और लोगों को अब ढूंढना पड़ेगा कि कंडला नक्शे में कहाँ है या मुंद्रा नक्शे में कहाँ है। मैं समझता हूँ हम सिंगापुर, दुबई या सबकी टक्कर में हम लोग भी कहीं ना कहीं आगे जाके खड़े रहें। तो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है, प्लस जो एयर कनेक्टिविटी है। आज की तारीख में भुज में 3 फ्लाइटें आ रही है, 2 बम्बई है, 1 दिल्ली है, 1 सूरत आ रही है। बट साथ साथ में कंडला एयरपोर्ट का भी विकास करना या वहाँ पर भी फ़्लाइट का आना फ्रीक्वेंसी बढ़नी बहुत ज़रूरी है। नमस्ते दर्शक मित्रों, आज कच्छ मित्र पॉडकास्ट के स्टूडियो में हमारे साथ गुजरात के नहीं पूरे इंडिया के टॉप मोस्ट पोर्ट ऑपरेटर मिस्टर दिनेश गुप्ता उपस्थित हैं। गांधीधाम बेस्ड है, किरण ग्रुप के मालिक हैं, चीफ हैं, और साथ साथ कंडला पोर्ट और दूसरे पोर्ट पे जो ख़ास प्रकार का लिक्विड वगैरह का आवागमन होता है, साथ में कंडला पोर्ट में तमाम प्रकार की सुविधाएं जो है उसमें उनका योगदान रहा है। गांधीधाम चैम्बर के प्रमुख भी रह चुके हैं। आज मिडल ईस्ट में जो वाक़ये हो रहे हैं, जो क्राइसिस हैं, उनकी इंडिया की शिपिंग लाइंस के ऊपर क्या इफ़ेक्ट हो रही है, गवर्नमेंट को उसमें हेल्प करना किस तरह से चाहिए, एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड व्यवसायी की तरफ से हम उनके साथ ये सब डिस्कस करेंगे। गुप्ता साहब, आपका कच्छ मित्र के पॉडकास्ट के स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो आप बताइए कि अभी पोर्ट ऑपरेशंस पे मिडिल ईस्ट की कॉन्फ्लिक्ट का क्या इफ़ेक्ट हो रहा है? आज की तारीख में जो मिडिल ईस्ट का इफ़ेक्ट है वो, अगर मैं कंडला की जैसे बात करूं तो कंडला से मेनली जो मिडिल ईस्ट में कार्गो जाता था, जैसे ईरान में अपना राइस बहुत जाता था कंडला से, बल्क में लगभग 1 से 1.5 लाख टन हर महीने यहाँ से बल्क कार्गो और एलसीएल जाता था, और लगभग 3000 कंटेनर हर महीने कंडला से लोड होते थे ईरान और मिडिल ईस्ट के लिए। तो वो सब कार्गो अभी एक बार होल्ड पे आ गया है, उसकी वजह से कंडला पोर्ट पे तो ये इम्पैक्ट आया है मेनली। मुंद्रा की जहाँ तक बात मैं आपको करूँ तो मुंद्रा में भी इसी तरह से जो मिडिल ईस्ट का कार्गो है वो सब एक्सपोर्ट कार्गो सारा होल्ड हो गया है। जो कार्गो यहाँ से या आईसीडी से भी जो आकर जो मुंद्रा से एक्सपोर्ट होना था वो सब कार्गो भी यहाँ पर होल्ड हो गया है, क्योंकि आगे वेसल जा नहीं रहे हैं और कार्गो को यहाँ होल्ड कर दिया गया है। एक्सपोर्टर को इससे काफ़ी नुकसान भुगतना पड़ रहा है। इस तरह से मतलब एक्सपोर्टर के ऊपर काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट आया है मेरे हिसाब से। और लगभग मैं समझता हूँ कि 3-3.5-4 हज़ार कंटेनर मुंद्रा में भी पड़े थे, उसमें से कुछ कंटेनर वापस बैक टू टाउन गए। जो कस्टम ने फैसिलिटी दी है बैक टू टाउन की एक्सपोर्टर को, उसका इम्पैक्ट काफ़ी एक्सपोर्टर से मतलब उनका कार्गो वापस आया है, ऐसा इम्पैक्ट तो आया ही है उस पर। लेकिन जो कार्गो वापस आया है उसकी पूरी इकोनॉमी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट हो रही है? कार्गो वापस आया, उसकी इकोनॉमी के ऊपर ऐसा है कि आज जैसे राइस इतना एक्सपोर्ट हो रहा था, अब वो एक्सपोर्ट नहीं हो के लोकल मार्केट में, बट नेचुरल है कि वो जो कार्गो पंजाब से यहाँ पर आया या हरियाणा से यहाँ पर आया, तो वो कार्गो की जो कॉस्टिंग उनको पड़ी है, एक्सपोर्ट के रेट जो उनको मिलने वाले थे वो लोकल में नहीं मिलेंगे। और कब तक कार्गो होल्ड करके रखेंगे? उनको आज गोडाउन का भाड़ा लगेगा, तो अल्टीमेटली उनको अंडर प्राइस में बेचना है या रेट टू रेट बेचना है, तो उसका इम्पैक्ट आएगा। कॉस्टिंग तो उनको ऑलरेडी लग चुकी है, तो वो इम्पैक्ट 100% एग्जिम ट्रेड पे आने वाला है, एक्सपोर्टर पे आने वाला है। आपका जो प्रोफाइल है उसमें आप ऑयल टैंक्स को भी रन करते हैं, स्पेशलाइज्ड एलपीजी के आपके टैंकर्स भी चलते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को भी आप वहन करते हैं। तो मिडिल ईस्ट के वॉर के समय पहले की पोजीशन और अभी के समय में गवर्नमेंट तो जो भी दावे करते हैं, लेकिन आपके टैंक्स अभी भी भरे हुए हैं, सप्लाई लाइन अभी भी चालू है, उसके ऊपर कुछ आप अपने एक्सपीरियंस के ऊपर से आप बताइए। एक्चुअली ऑयल टैंक्स जो हमारे स्टोरेज टैंक्स हैं कंडला पोर्ट पर, तो हमारे केमिकल, एडिबल और हर प्रकार के स्टोरेज टैंक्स हैं।
मिडिल ईस्ट का इम्पैक्ट आने से मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि ऑयल टैंक्स खाली हैं। जो कार्गो सऊदी और जबल अली और वहाँ से जो इंपोर्ट कार्गो आता था वो होल्ड हो चुका, वो कार्गो नहीं आ रहा है। कुछ वेसल रास्ते में खड़े हैं, कुछ लोड नहीं हुए हैं। बट दूसरी तरह से जो दूसरी कंट्रीज जो वेसल आ रहे थे वो आ रहे हैं, प्लस जो वेसल जबल अली जाने वाले थे अपना कार्गो लेकर, वो कार्गो यहाँ पर ट्रांसशिपमेंट के हिसाब से यहाँ पर वो लोग अनलोड कर रहे हैं। जब भी वॉर खुलेगा तब वो वापस या तो जबल अली ले जाएंगे, या अगर वॉर लंबा चला तो वो नेचुरल है यहाँ पर लोकल क्लियर करके और उस कार्गो को बेचेंगे। तो ऑलमोस्ट मैं ऐसा कहूँगा कि स्टोरेज टैंक में कोई ऐसा बड़ा इम्पैक्ट हमको आज तो नहीं आया है। आगे भविष्य में अगर लंबी लड़ाई चले और उसका क्या इम्पैक्ट आएगा वो आज कहना बहुत जल्दी होगा मेरे हिसाब से। लेकिन ऐसी पोजीशन में गवर्नमेंट या पोर्ट प्रशासन आपके जैसे व्यवसायियों को और दूसरे व्यवसायियों को किस तरह से सपोर्ट कर रहा है, और आप क्या एक्सपेक्ट और करते हैं उनके पास में? मैं समझता हूँ केंद्र सरकार ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसमें बहुत ही योग्य सूटेबल एक्शन उन्होंने लिया है। बहुत ही जल्द निर्णय, मतलब इमीडिएट उन पे एक्शन किया है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने भी और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने भी। जितना भी कार्गो जहाँ पर भी किसी भी पोर्ट पर अगर किसी का अटका हुआ था एग्जिम ट्रेड का, तो गवर्नमेंट ने उनको फ्री हैंड दिया है हर एक कस्टम वालों को और पोर्ट को, कि उस कार्गो को वहाँ का वहाँ क्लियर करके अगर एक्सपोर्टर को और इंपोर्टर को कार्गो चाहिए तो वो उसी पोर्ट पर उसको देने के लिए तैयार है। ऐसा एक नोटिफिकेशन सीबीआईसी ने निकाला है। पोर्ट ने अपने चार्जेस में भी रिबेट दिया है, हर एक पोर्ट ने अपने चार्जेस में रिबेट दिया है। कुछ दिन पहले जॉइंट सेक्रेटरी शिपिंग ने भी एक वीसी की थी जिसमें सब ट्रेड को साथ में रखकर, और ये इंस्ट्रक्शन दिया, एक नोडल ऑफिसर भी हर एक पोर्ट पे और हर एक कस्टम पे गवर्नमेंट ने अपॉइंट किए हैं कि कोई भी एग्जिम ट्रेड को अगर कोई भी तकलीफ होती है तो वो नोडल ऑफिसर इमीडिएटली उस ट्रेड को हेल्प करेगा। ऐसा बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मिला हुआ है। आपको क्या लगता है कि मिडिल ईस्ट की सिचुएशन नॉर्मल होने के बाद पोर्ट ऑपरेशन से इंडिया का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का सिनारियो है वो कब तक नॉर्मल होगा? मेरे हिसाब से अगर लड़ाई बंद भी होती है तो भी 5-6 महीना मिनिमम उसको नॉर्मलाइज होने में लगेगा, क्योंकि जिस तरह से रिफाइनरियों पे अटैक किए हैं, गैस के उस पे अटैक किया है एक दूसरों ने, उसकी वजह से इम्पैक्ट प्रोडक्शन पर 100% आएगी। और जो कार्गो इंपोर्ट हो रहा था या एक्सपोर्ट हो रहा था उस पर इम्पैक्ट आएगा, और उसको 5-6 महीना मैं समझता हूँ मिनिमम लगेगा। अभी जैसे कि आपने बताया कि हमारे पोर्ट के ऊपर से मिडिल ईस्ट को एक्सपोर्ट भी काफ़ी चीज़ें हो रही है, तो ज़्यादातर क्या चीज़ें मिडिल ईस्ट में राइस के अलावा होती थी? पेरिशेबल गुड्स हैं, तो पेरिशेबल गुड्स को किस तरह से आप उसको संभाल पाएंगे यहाँ पोर्ट में? पेरिशेबल गुड्स के लिए तो क्या है, फ्रीज़र कंटेनर्स आते हैं, उसको वो लोग हुक पॉइंट दे देते हैं। बट ऐसा नहीं है, पेरिशेबल गुड्स कितने दिन पड़ा रहेगा। आज मैं अगर उसको 5 दिन 10 दिन 15 दिन रखना चाहूँ तब तक ठीक है, बट ये अनसर्टेनिटी है कि मेरे को 15 दिन रखना है या 20 दिन रखना है, तो वो कार्गो पेरिशेबल गुड्स तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी एक्सपोर्टर लंबा टाइम रखेगा। वो बैक टू टाउन ले जाएगा या लोकल सेल कर देगा, वो एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंट तो नहीं रहेगा 100%। बाकी कार्गो तो जनरल कार्गो जो हैं वो जा रहे थे, जो टाइल्स है या इस तरह के और भी जो कार्गो है वो यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहे थे, वो आज सब बंद पड़े हैं। उसका इम्पैक्ट तो सब जगह आया ही है। आपको भी मालूम है कि मोरबी पे इम्पैक्ट आया है, और गैस की वजह से मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ जो थी वो भी काफ़ी इससे इम्पैक्ट हुई है, और उसका इम्पैक्ट अभी हमको धीरे धीरे दिख रहा है। तो जैसे कि अभी आपने बताया कि तो मिडिल ईस्ट की भी डिमांड्स की प्रायोरिटीज़ चेंज होगी आफ्टर कॉन्फ्लिक्ट के बाद में, तो इंडिया का जो फ्लो है एक्सपोर्ट का मिडिल ईस्ट के थ्रू कहीं अफ्रीकन कंट्रीज़ में काफ़ी जाता है, तो वो भी प्रायोरिटाइज में पीछे चला जाएगा। इम्पैक्ट तो मैं समझता हूँ निखिल जी इसमें आने वाला ही है, क्योंकि वॉर जिस तरह से चल रहा है जल्दी पूरा होने को कोई आसार हमको दिख नहीं रहे। तो इम्पैक्ट तो इसका आएगा कि हम लोग बहुत सारे कार्गो यूएई के थ्रू और उसके थ्रू एक्सपोर्ट कर रहे थे। बहुत से कार्गो हम लोग यूएई के थ्रू इंपोर्ट भी कर रहे थे। जैसे ईरान पे सैंक्शन लगा हुआ है तो वो कार्गो सारा यूएई के थ्रू आ रहा था, और काफ़ी कार्गो ईरान से हमारे इंडिया में आता था। वहाँ की जो रिफाइनरियाँ हैं वो हमको बेस ऑयल, एसिटिक एसिड, मेथनॉल, इस तरह के बड़े बड़े कार्गो हमको यहाँ पे इंपोर्ट की फैसिलिटी थी हमारे पास, और वहाँ से बहुत कार्गो यहाँ आता था। उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पे आया है, और मैं समझता हूँ अगर लड़ाई लंबी चली तो उसका आएगा भी। और लड़ाई आज बंद भी हुई
तो रिफाइनरियों को चालू होने में 6 महीना, 8 महीना या 1 साल कितना टाइम लगेगा, वो आज कह पाना बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे। तो ये जो 3 महीना 8 महीने का टाइम है, उसके दौरान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को किस तरह से और एक्शन लेके सपोर्ट करना चाहेगा बिजनेस कम्युनिटीज़ को, पोर्ट बेस्ड बिजनेस कम्युनिटी को? पोर्ट बेस्ड बिजनेस कम्युनिटी में तो ऐसा है कि मैं समझता हूँ कि पोर्ट पे तो जो कार्गो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का आता है उसी पे ही पोर्ट चलने वाला है, उसमें कोई एडिशन अल्ट्रेशन मेरे को नहीं लग रहा कुछ होगा। बट सपोर्टिंग जो इंडस्ट्रीज़ के लिए है कि उसमें जैसे आज एलपीजी की जगह या उसकी जगह पीएनजी का, जैसे हमको आज हम गुजरात गवर्नमेंट ने भी बोला है कि जो भी घरों में गैस यूज़ होती है उसको पीएनजी लेना कंपलसरी हो जाएगा। इस तरह का कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन गवर्नमेंट देगी कि आप ये यूज़ नहीं करके ये यूज़ करो, उस तरह से। जैसे आज हम लोग एलपीजी का शॉर्टेज होते ही हम लोग इंडक्शन पे आ गए, तो हर घर में आज इंडक्शन आप देख रहे हो कि हर एक आदमी इंडक्शन लेने के लिए दौड़ रहा है और इंडक्शन इंडस्ट्रीज़ में बहुत बूम हो गया। तो इस तरह से कहीं ना कहीं कोई तो इंडस्ट्री चलेगी और गवर्नमेंट की तरफ से मैं समझता हूँ पूरा सपोर्ट इंडिया की जितनी भी जनता है या जितना भी एग्जिम ट्रेड है उसको मिल रहा है, तो कोई ना कोई सॉल्यूशन गवर्नमेंट ज़रूर निकालेगी इकोनॉमी को बचाने के लिए। जैसे कि आपका एक्सपर्टीज़ जो है, स्पेशलाइज्ड गैस टैंकर्स भी हैं, तो नई सिचुएशन में नई अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं कि उसको आपका जो अभी तो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको उसको आपको ऑप्टिमाइज करके उसको सुधारना पड़ेगा? आपको क्या लग रहा है आने वाले समय में, जैसे कि गवर्नमेंट जो है एलपीजी से सीएनजी की पीएनजी की तरफ जा रही है, तो आपको भी लगता है कि उसमें फर्क आएगा? अगर गवर्नमेंट कोई चेंज करती है इस तरह का, जैसे आज एलएनजी है तो एलएनजी का थोड़ा शॉर्टेज है तो उन्होंने कोटा कर दिया है हर एक इंडस्ट्रीज़ को अपना अपना, तो उस तरह से थोड़ा डिमांड का और सप्लाई के बीच में गैप आया है। एलपीजी है तो एलपीजी में भी अब पीएनजी का ऑप्शन आएगा तो हमको उसमें कोई ज़्यादा मेजर इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि सेम व्हीकल में हम लोग लोडिंग कर सकते हैं, ज़्यादा मॉडिफिकेशन की हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। तो हम लोग भी हर एक चीज़ के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं कि कोई मॉडिफिकेशन करना पड़े या कोई नया ऑल्ट्रेशन या एडिशन हमको कोई ढूंढना पड़ेगा तो हम उसके लिए अपने आप को तैयार रख के बैठे हैं कि हमें शायद ये करना भी पड़े। आपको कंडला पोर्ट और मुंद्रा, मतलब खासकर को कच्छ की जो पोर्ट बेस्ड इकोनॉमी का फ्यूचर नया, मतलब नियर फ्यूचर क्या लग रहा है? सर, मैं कंडला पोर्ट कस्टम ब्रोकर एसोसिएशन का भी प्रेसिडेंट हूँ, मुंद्रा कस्टम ब्रोकर एसोसिएशन का भी प्रेसिडेंट हूँ। कंडला और मुंद्रा, जैसा कि कहते हैं ना, सिंगापुर की जो बात आ रही थी पहले कि सिंगापुर बनेगा, और आप देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने कच्छ के छेवाड़े तक पानी पहुंचा दिया। तो कंडला मुंद्रा या कच्छ के विकास में या कच्छ के डेवलपमेंट में मैं नहीं समझता हूं कि आगे हमको कोई रोक पाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि शायद वर्ल्ड के नक्शे में कच्छ कहीं लोग ढूंढेंगे कि नहीं, कच्छ कोई जगह थी और कोई जगह है। जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है टूरिज़्म में भी, आप देखो कि हर तरह से आज टूरिस्ट, आप कोई भी फ़्लाइट में ले लो, चाहे दिल्ली है, चाहे बम्बई है, चाहे किसी भी फ़्लाइट में, आपको हर एक आदमी यहाँ पर कच्छ में एज अ टूरिस्ट आता हुआ मिलेगा। इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ आ गई और भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ आ रही है, तो मैं समझता हूँ डेवलपमेंट में कोई कमी आती हुई मुझे तो नहीं दिख रही है सर। एक सवाल है कि जैसे कि हम लोग वर्ल्ड की बिजनेस सिनारियो में जब बात करते हैं तो दुबई, सिंगापुर या कोई भी बड़े पोर्ट का नाम कोई भी इम्पोर्टर एक्सपोर्टर के दिमाग में कहीं पे भी सीधा दुबई, ओके दुबई, जबल अली, ओके। तो कच्छ अभी उस वो जगह ले रहा है कि लेने का समय लगेगा? क्योंकि आप वर्ल्ड में कहीं पे भी बात करेंगे कि कंडला में भेजिए या मुंद्रा में भेजिए, तो इम्पोर्टर एक्सपोर्टर को ये मैप में ढूंढना पड़ रहा है कि या उनको पता है? आपको क्या लग रहा है? आप सब नहीं जगह सर, बिजनेस करते हैं। वो ज़माना मैं समझता हूँ चला गया कि जब कच्छ को या कंडला को या मुंद्रा को ढूंढना पड़ता था। अब आप मुंद्रा का विकास जिस तरह से आप देख रहे हैं कि दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। कंडला में भी आप देखो, तूना में अभी डीपी वर्ल्ड अपनी कंटेनर जेटी ला रहा है, उससे भी काफ़ी डेवलपमेंट होगा। मल्टीपल जेटी एक और कार्गो के लिए आ रही है। वहाँ आप देख रहे हैं कंडला पोर्ट में चेयरमैन साहब जिस तरह से डेवलपमेंट कर रहे हैं और ग्रीन एनर्जी के लिए जो उनका उत्साह है, वो मैं समझता हूँ देखते हुए नहीं बनता है। तो डेवलपमेंट तो कंडला का भी उतना ही होगा, मुंद्रा का भी होगा। वहाँ पर भी इंडस्ट्रियाँ काफ़ी आ रही है, अदानी खुद बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ लेके आ रहे हैं। और आप देखो सोलर पार्क इतना बड़ा बनाया है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई डेवलपमेंट में कमी आएगी। और लोगों को अब ढूंढना पड़ेगा कि कंडला नक्शे में कहाँ है या मुंद्रा नक्शे में कहाँ है। मैं समझता हूँ हम सिंगापुर, दुबई या सबकी टक्कर में हम लोग भी कहीं ना कहीं आगे जाके खड़े रहेंगे। चलिए, पोर्ट का डेवलपमेंट बड़ा हो रहा है, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बड़ा हो रहा है, लेकिन
उसके जो अनुषंगिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, रोड्स हैं, दूसरी जो चीज़ें हैं, क्योंकि उसके साथ पैरेलल चलता है, क्योंकि आपका ट्रांसपोर्टिंग का भी बड़ा काम है। तो आपको लगता है कि हम लोग को उसके ऊपर भी कच्छ को गुजरात गवर्नमेंट या इंडियन गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट को उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने के लिए, जैसे कि डीपी वर्ल्ड आ रहा है, उसको देखते हुए? सर, अभी कुछ दिन पहले ही मेरे ख्याल से वाइब्रेंट गुजरात के लिए एक मीटिंग हुई थी। मैडम ममता वर्मा भी उस मीटिंग में, वीसी पे मीटिंग हुई थी, तब मैं भी उस मीटिंग में जुड़ा था। मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर की जहाँ तक बात आती है तो रोड में अभी भी हम लोग, मैं समझता हूँ, थोड़ा पीछे है। जिस तरह से ट्रांसपोर्टेशन में हमारे पास एक सिंगल विंडो है सामाख्याली की, जहाँ से इन और आउट दोनों होता है, चाहे वो नॉर्थ जा रहा है चाहे साउथ जा रहा है। रोज़ की 25 से 30 हज़ार गाड़ियाँ वहाँ से निकलती है। और सामाख्याली को छोड़ के, सामाख्याली से लेके आगे तक जो 4 लाइन रोड है, आज की तारीख में वो रोड को 8 लाइन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं भी चैम्बर में 5 साल था, तब भी हमने काफ़ी लिखा, हमने कई प्रयत्न किए कि एक कोस्टल रोड जो बन जाए, उसके लिए भी हमने कई प्रयत्न किए। बट हो सकता है हम लोग आज नहीं तो कल उसमें सक्सेस होंगे। तो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है। प्लस जो एयर कनेक्टिविटी है, आज की तारीख में भुज में 3 फ्लाइटें आ रही है, 2 बम्बई है, 1 दिल्ली है, 1 सूरत आ रही है। बट साथ साथ में कंडला एयरपोर्ट का भी विकास करना या वहाँ पर भी फ़्लाइट का आना, फ्रीक्वेंसी बढ़नी बहुत ज़रूरी है। उससे इंडस्ट्री काफ़ी प्रभावित होती है और काफ़ी इंडस्ट्रीज़ यहाँ की ओर मुड़ती है, मेरा ऐसा मानना है। तो ये आपकी जो डिमांड्स हैं, अभी आप जैसे कि बताया कि वाइब्रेंट गुजरात की मीटिंग में आप ममता वर्मा जी के साथ में थे, तो गवर्नमेंट का रिस्पांस क्या है? उसमें डिस्कशंस तो सब करते हैं। गवर्नमेंट प्रयत्न कर रही है, ये बात तो क्या है, हम तो ऐसा बोलते हैं कि लोकल एमपी एमएलए भी इसमें काफ़ी उत्साहित हैं ये सब करने में, क्योंकि कच्छ का डेवलपमेंट होगा तो उनका भी नाम और आगे बढ़ेगा। कच्छ के नाम से उनका भी नाम जुड़ा हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि आगे जाके कहीं ना कहीं डेवलपमेंट होगा। जिस तरह से आज ये जामनगर से लेके जो पंजाब वाला एक रोड बन रहा है, एक्सप्रेस हाईवे, उसकी वजह से कहीं ना कहीं अभी 6 लाइन रोड का तो मेरे ख्याल से काम सामाकली से आगे इन्होंने चालू किया है। जैसा कि आप जानते हो कि सूरजबारी ब्रिज पे अपना सबसे बड़ा माइनस पॉइंट क्या होता है कि अपना इन और आउट जो 2 बने हुए हैं, उसमें कभी भी एक्सीडेंट होने से लगभग 6-6, 8-8 घंटे ट्रैफिक जाम होता है। उसकी वजह से काफ़ी इम्पैक्ट आता है। छोटी गाड़ी, बड़ी गाड़ी या एम्बुलेंस टाइप के जो लोग हैं, वो बेचारे अटक जाते हैं। तो वहाँ कोई एक एक्स्ट्रा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना चाहिए, जिससे कनेक्टिविटी और ज़्यादा बढ़े। और ये मूवमेंट धीरे धीरे बढ़ने वाला है, कम तो होने वाला नहीं है ट्रैफिक। गुप्ता साहब, आपने कच्छ के पोर्ट बेस्ड डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, वर्ल्ड में कच्छ की जो पोजीशन क्या है, उसके ऊपर में आपके एक्सपीरियंस और आपके अनुभव के आधार पे आपने काफ़ी अच्छी चीज़ें बताई। आशा करते हैं कि ये चीज़ आने वाले समय में एक डॉक्यूमेंटेड बन के ऐतिहासिक बन जाएगी। आपका खूब खूब धन्यवाद है, आप पधारे यहाँ पे और हमारे साथ बात की। शुक्रिया। धन्यवाद आप सबका। कच्छ मित्र का मैं खास धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे यहाँ बुलाया और विगतवार मुझसे ये चर्चा की।